बजट सत्र शुरू हो चुका है। आपको बता दें, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। पूरे देश टकटकी लगाए इस बात पर नजर रखे हुए है कि आखिर इस बार के बजट में क्या खास होगा। क्या आम आदमी के पॉकेट पर कुछ ज़्यादा भार होगा या पॉकेट थोड़ा हल्का किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था और पीएम गति शक्ति योजना जैसी जो बजट में चीज़ें थी, जिसमें कि खास तौर पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को वृहद करने की कोशिश की गई थी, जिससे कि बिजनेस मॉड्यूल बढ़े। साथ ही साथ जो ट्रेड है उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस लिहाज में बहुत अहम था। हमारे साथ इसी मामले पर पूरे बजट के प्रोसेस को हम समझने के लिए आए हैं वैभव डांगे सर के पास। पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ एडवाइज़र इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, जिनके साथ हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वैभव डांगे सर हैं। सर, इस बार के बजट में क्या खास होने वाला है? आपको क्या लगता है कि बजट में क्या होगा, आम आदमी के लिए क्या होगा? देखिए, बजट हमेशा खास करके देश भर में चर्चा का विषय होता है। हर आदमी की अपेक्षा होती है कि बजट से मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन बजट ये केवल आम आदमी को कुछ मिलना या इसके लिए नहीं होता है। बजट इस देश की आने वाले साल की आर्थिक गए हुए साल की आर्थिक परिस्थिति को समझना और अगले साल के लिए हमें क्या देश के लिए आर्थिक व्यवस्था आधार पर करना होगा, कितना हमारे पास पैसा इकट्ठा आने वाला है, कितना हम खर्च करने वाले हैं, कहाँ से पैसा आने वाला है और कहाँ पे हम खर्च कर सकते हैं, इसका एक लेखा जोखा वित्त मंत्री हमेशा बजट में रखते हैं। मुझे लगता है खास करके 2 साल के कोविड के बाद पिछली बार जो बजट आया वो एक सेंस में बहुत इनिशियल रिकवरी स्टेज का हमारा बजट था। पिछले 3 साल से कोविड के कारण हमने देखा दुनिया में हर जगह इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है और उसका इम्पैक्ट हमारी ग्रोथ पे भी आया है। तो ये साल जो है 2023-24 का जब बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री इस साल को आने वाले दिनों में हमारे विकास के दर में और कैसे तेज़ी ला सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। और निश्चित रूप से उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कि हमारे देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब होता है कि सरकार अपने तरफ से बड़ी बड़ी योजनाओं पर कितना निवेश करता है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमेशा ये आधारभूत ढांचों का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, जिसमें आप सड़कें ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एयरपोर्ट्स ले लीजिए, पोर्ट्स ले लीजिए, पावर ले लीजिए, हाउसिंग ले लीजिए, अर्बन हाउसिंग ले लीजिए, या जल जीवन मिशन है, या जो प्रधानमंत्री गृह निर्माण जो लोगों को घर मिलने वाले, ऐसे कई सारी योजनाओं में, या आज के समय में जबकि हमारे देश की 40% आबादी अब लगभग अर्बन सेंटर्स में रहने लगी है, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे मेट्रो का बड़ा जाल हम देखते हैं, या दिल्ली और एनसीआर में जैसे आरआरटीएस जैसे नेटवर्क आज बन रहे हैं, चाहे आप उनको देखते हैं, या सीवेज मैनेजमेंट है शहरों में, शहरों का ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये सारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पार्ट है। तो या स्मार्ट सिटी योजना है सरकार की, या अमृत योजना के तहत बसों को इलेक्ट्रिक या ग्रीन करने की बात है। ऐसे सारी जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हैं उस पर सरकार का फोकस कैसे बना रहता है, ये आने वाले साल में बजट में मुझे लगता है वित्त मंत्री पेश करेगी। और मुझे बिल्कुल पिछले और वित्त मंत्री क्या करेगी उस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में क्या कर रही है, 8 साल में क्या कर रही है। और ख़ास करके 2024 में जब ये दूसरे टर्म का कार्यकाल पूरे होने जा रहा है और हम लोग जनरल इलेक्शन जाएंगे, उसके 1 साल पहले का ये बजट है। तो मुझे लगता है इन सब परिप्रेक्ष्य में इस बजट का महत्व बहुत बढ़ जाता है। एक सवाल 2022 में हमने देखा सर, जैसे कि आपने बताया कि जो आधारभूत ढांचे हैं उसको मजबूत करने की कोशिश की गई थी। एनएचएन के नेटवर्क को बहुत बड़ा करने की कोशिश की गई थी एनएचएन, और उसमें 25,000 समथिंग कुछ था सर, मुझे टोटली याद तो नहीं आंकड़ा, लेकिन तो देखा जैसे कि पीएम गति शक्ति योजना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा फोकस हो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, ट्रेड भी बढ़ेगा, तो ये कुछ ज़्यादा अहम हो जाता है। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि वित्त मंत्री क्या करेगी इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 8-9 साल से लगातार सरकार क्या कर रही है। और पिछले 8-9 साल से लगातार सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसको हम आधारभूत ढांचा कहते हैं, उस पर फोकस लगातार बना हुआ है और बढ़ रहा है दिन ब दिन।
जैसे सड़क के निर्माण में, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 2014 में जहां सरकार का बजटरी प्रोविजंस 25,000 करोड़ का था, वो 2022 का जब जो हमारा साल खत्म हो रहा है तो इस साल का रिवाइज बजट एस्टिमेट लगभग 1,99,000 करोड़ का है। तो 25,000 करोड़ से सड़कों में 2 लाख करोड़ तक की बजटरी प्रोविजंस बनती गई है। तो मुझे लगता है ये एक सीधा डिपिक्शन है। सिमिलरली रेलवे में जहाँ 37,000 करोड़ 40,000 करोड़ था, वो बढ़ के आज 1,50,000 करोड़ 60,000 करोड़ तक गया है। पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन हुआ है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन हुआ है। 2025 तक लगभग देश की सारी रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाई होने वाली है। तो मुझे लगता है ये सरकार का लगातार, चाहे वो हम एयरपोर्ट्स की बात करें, 2014 में जहाँ इस देश में लगभग 70-75 एयरपोर्ट थे, आज इस देश में 145 से ज़्यादा एयरपोर्ट बन रहे हैं। पोर्ट्स की बात है, पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात है, चाहे वो भारतमाला योजना के तहत हो, चाहे पोर्ट्स को अधिक मजबूती से खड़ा करने के लिए और हमारे देश के आयात और निर्यात को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सागरमाला योजना के तहत लगभग 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट केवल पोर्ट्स के मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग इस पर हो रही है। तो मुझे लगता है ये सारा लगातार फोकस बना हुआ है और मेरा बिल्कुल विश्वास है कि इस बार भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कम से कम 30 से 40% की बढ़ोतरी देखेंगे। अच्छा, 2 चीज़ें बहुत अहम हो जाती है सर। एक हो जाती बेरोजगारी और दूसरी महंगाई। इन दोनों चीज़ों पे कमांड करना थोड़ा चैलेंजिंग बनता जा रहा है। और जैसे बेरोजगारी दर में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या लग रहा है इस बार का, इस वर्ष का बजट इस पर भी सोचा समझा होगा कुछ? क्योंकि जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है तो इस पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी हो जा रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, आने वाले दिनों में कोविड के मार से पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिकवर कर रही है और कोविड की मार का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो हमारे रोज़गार पर हुआ है। दुनिया के मुकाबले भारत ने फिर भी उसको अच्छे ढंग से हैंडल किया है और आज ये हमारे सामने, सबके सामने है कि देश ने कैसे कोविड को हैंडल किया। और कोविड के कारण हमें भी सेटबैक हुए, हमारे देश को भी सेटबैक हुए, लेकिन कंपैरेटिवली हमारे देश में उतनी ज़्यादा रोज़गार लोगों के नहीं गए जितने शायद वेस्टर्न या डेवलप कंट्रीज़ में गए। तो इसलिए सरकार के सामने ये निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज होगा कि हम कैसे बजट का खाका बनाएं जिसमें रोज़गार को अधिक प्रयोजन मिले, रोज़गार को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, इसका एक सबसे अच्छा तरीका है, हमारे देश में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाहे वो हम रेल की बात करें, चाहे हम रोड की बात करें, चाहे घर बनाने की बात करें। अब जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बना रहता है और सरकार ने, खास करके प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत लगभग 1000 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जिसको हम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों घर हर साल बन रहे हैं। अब ये सब रोज़गार क्रिएट करने के तरीके हैं और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे स्टील सेक्टर पे होता है। हमने देखा पिछले 1.5 साल से कोविड के बावजूद हमारे देश का स्टील सेक्टर ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। सीमेंट सेक्टर पे इम्पैक्ट आता है। ये बेसिक सेक्टर्स हैं हमारे देश के जो इकोनॉमी के जीडीपी को और हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और जब हमारे ये सेक्टर्स आगे बढ़ते हैं तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हमारे हर क्षेत्र में आता है। सिमिलरली एग्रीकल्चर में सरकार लगातार प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पैसा सरकार दे रही है, उसका ब्रैकेट हर साल बढ़ाते जा रहे हैं और मुझे विश्वास है इस बार भी उसका ब्रैकेट और बढ़ाया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से होगा। एक सबसे बड़ा सवाल सभी आप हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के मन में होता है कि क्या टैक्स में कोई हमारे लिए सहूलियत मिलेगी का? तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों की अपेक्षा होती है, कौन नहीं चाहता कि उसको कोई ना कोई सहूलत मिला है। लेकिन वित्त मंत्री के लिए ये बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है कि हमारा रोज़गार भी बढ़े, हमारा रेवेन्यू भी बढ़े और हमारे देश में महंगा भी ना बढ़े, हमारे देश के लोगों के टैक्स का बोझ भी कम हो। तो ये बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत ही कठिन काम है और हमारे लिए अपेक्षा करना बहुत आसान है, लेकिन वित्त मंत्री वहाँ पर इस प्रकार का बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत उनके लिए टेढ़ी खीर है। लेकिन एक बात मैं बहुत कहना चाहूँगा कि जो बहुत पॉजिटिव साइन है हमारे देश के लिए, इस बार हमारा टैक्स रेवेन्यू जिसको कहते हैं देश का, तो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू लगभग हमारा 26% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले और उसके पहले साल के मुकाबले। हमारा इनडायरेक्ट टैक्स लगभग 19-20% बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है और उसमें
इकोनॉमी की बढ़ने का तो ये साइन है ही है। इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया के तहत हमारे देश में जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनी हैं, चाहे वो सब लोगों के बैंक अकाउंट खुलना हो, इस प्रकार के डिजिटल नेटवर्क के कारण आज हमारे देश की टैक्स चोरी भी दिन ब दिन कम होती जा रही, उसका भी ये दर्शक है। अगर हमारे देश की टैक्स चोरी कम होगी तो हमारा टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो वित्त मंत्री के पास टैक्स पे सहूलियत देने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मैं फिर कह सकता हूँ ठीक है मैं 1 रुपया कम टैक्स लूँगा, लेकिन अगर मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है तो कम कैसे करें। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। अभी के जो इंडाइसेस है या जो आज इकोनॉमिक सर्वे में भी वित्त मंत्री ने सांसदों के सामने रखा, पार्लियामेंट में रखा, वो यही इंडिकेट करता है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू बड़ा अच्छा बढ़ रहा है और उसके कारण वित्त मंत्री के हाथ में आज इस प्रकार की अलग अलग योजनाओं को एक मूर्त स्वरूप देने की स्कोप है, उनके हाथ में थोड़ा अवेलेबिलिटी है। तो मुझे लगता है उसी दिशा में बजट से हम अपेक्षा करना चाहिए। तो बजट से मैं अगर समअप करना चाहूँ तो मुझे लगता है सरकार का, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बढ़े है तो उस पर सरकार का ध्यान जारी रहेगा और डिजिटल इंडिया का उपयोग करते हुए टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर सरकार का ध्यान रहेगा। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हमेशा बना रहेगा और उससे ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है लगभग 30 से 40% एक्स्ट्रा प्रोविजंस, बजटरी प्रोविजंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सरकार निश्चित रूप से करेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है एग्रीकल्चर पे सरकार का फोकस बना रहेगा। नई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस पर सरकार का फोकस बना रहेगा। और महंगाई पर भी सरकार का बहुत फोकस बना रहेगा। उसमें सरकार के लिए एक, जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव खबर ये है कि जो ऑयल प्राइसेस का प्रेशर है वो कुछ दिनों से थोड़ा ईज आउट हुआ है और उसका इम्पैक्ट सरकार को नई योजना लाने में और उसके कारण महंगाई को, खास करके आम आदमी के लिए महंगाई को कंट्रोल रखने में सहयोग करेगा। एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा सर आपसे कि स्विट्जरलैंड का बताया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत शानदार है, जिस वजह से मनी सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मनी सर्कुलेशन का क्या तालमेल होता है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ से हम बात करते हैं हमारे किसानों को आगे बढ़ाने की, हम बात करते हैं हमारे छोटे और मंझले और लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने की। हम कोई भी सामान बनाते हैं, चाहे उगाते हैं हमारे किसान भाई, वो मार्केट तक पहुंचने में जो कनेक्टिविटी चाहिए होती है, वो कनेक्टिविटी अगर हमारी कमज़ोर होगी तो उसका मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे किसान भाइयों ने मान लो बनाना बनाया है, केला बनाया है, अगर वो 3 दिन में मार्केट में नहीं पहुंचेगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। और जो बनाना टाइमली नहीं पहुंचता है उसकी वैल्यू 70% गिर जाती है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको कह रहा हूँ। तो अगर मान लो 100 रुपये डजन बनाना बिकना है, तो अगर वो 3 दिन लेट पहुंचता है तो उसकी वैल्यू 70% घट जाती है। यानी जो 100 रुपये किलो बिकना चाहिए था वो बिकेगा 30 रुपये किलो। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है आप सोचिए, सबके लिए, देश के लिए। सिमिलरली ये जो कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है उसके कारण लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जिसको कहते हैं, हमारा सामान यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने की कॉस्ट जो है वो हमारे देश में 2014 में लगभग 18% थी, जबकि ग्लोबल एवरेज है 10 से 12%। तो 6% कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हमारे देश में जो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचना है तो हमारा प्रोडक्ट 6% पहले ही महंगा है, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। अब ये छोटी छोटी बातें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से ही इंप्रूव होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ फॉर एग्जांपल रोड से ले जाना अगर महंगा है, एयर से ले जाना महंगा है, तो वहाँ हम रेल से ले जाएंगे। जहाँ पानी से ले जाना सस्ता है वहाँ हम पानी से ले जाएंगे। इसलिए ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स की बात जो प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना में कही है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो है। और अगर हम वो कर पाते हैं तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पिछले 3-4 साल में लगभग 4% से घटी है। अगर उसको हम इंटरनेशनल एवरेज पे लाते हैं तो हमारे जो उद्योग है, हमारे जो किसान हैं, वो हम इंटरनेशनल मार्केट में एकदम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। स्पर्धा करने के लिए, उनके साथ compete करने के लिए वो इक्वल फुटिंग पे आते हैं। नहीं तो एक आदमी का खर्चा है 10 रुपये, एक आदमी का खर्चा है 18 रुपये। अब 18 रुपये वाला अगर 20 रुपये में भी बेचेगा तो वो 2 ही रुपये कमाएगा, और 10 रुपये वाला 14 में भी बेचेगा तो 4 रुपये कमाएगा। तो हमारे किसानों को और हमारे उद्योगों को अगर हमें कॉम्पिटिटिव बनाना है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे कंज्यूमर को अगर हमें महंगाई पे कंट्रोल रखते हुए कम दाम में उपलब्ध करानी है चीज़ों को, तो हमारी लॉजिस्टिक्स को हमको एफिशिएंट बनाना ही पड़ेगा। और लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट बनाने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता, इधर लेता हूँ, क्लोजिंग फोकस कर दिया।
खैर ये बजट आने वाले दिशा और दशा दोनों को तय करेगा और कल ये देखना दिलचस्प होगा कि बजट में आखिरकार बजट का जब पिटारा खुलता है तो उसमें कौन सा जिन्न बाहर निकलता है। प्रेम कश्यप, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।